All right, kids, welcome back to the online class. So, continuing the chapter of partnership change, हमने पार्टनरशिप चेंज का टॉपिक इनिशिएट किया था अपनी पिछली क्लासेस में, और बहुत डिटेल में हमने पार्टनरशिप चेंज के टॉपिक को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड किया था कि सर ये पार्टनरशिप चेंज क्या होता है, क्यों होता है, और जब पार्टनरशिप चेंज होता है तो क्या क्या हमें करना पड़ता है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, हम ये पिछली कई क्लासेस से डिटेल में पढ़ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, हमने एक क्वेश्चन अली और आतिफ का हमने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया था। जनरल पार्टनरशिप चेंज का क्वेश्चन था कि जिसमें अली और आतिफ दो पार्टनर्स हैं और नॉर्मल अपना एग्रीमेंट चला रहे थे और 6 महीने बाद नया एग्रीमेंट लेकर आ गए। सो इट वाज जनरल पार्टनरशिप चेंज। हमने जनरल पार्टनरशिप चेंज को भी अंडरस्टैंड किया था। उसके बाद हमने अपनी पिछली क्लास में एसेट रीवैल्यूएशन को इनिशिएट किया था 2 क्लासेस बैक, जिसमें हमने एसेट रीवैल्यूएशन को बहुत थॉरोली अंडरस्टैंड किया, बहुत थॉरोली डिस्कस किया। डिटेल में डिस्कस करने के बाद, उसकी डबल एंट्रीज देखने के बाद, एसेट रीवैल्यूएशन की नेचर को अंडरस्टैंड करने के बाद यह देखा कि एसेट रीवैल्यूएशन को कहां ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था एसेट रीवैल्यूएशन का, एग्जाम्पल नंबर 4 ए एंड बी का। बहुत डिटेल में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद हमने गुडविल इनिशिएट की अपनी लास्ट क्लास में। वी इनिशिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल कि सर ये गुडविल क्या होती है, गुडविल कैसे सामने आती है, क्या चीज होती है, क्यों बनती है। गुडविल के बारे में हमने बहुत डिटेल में वर्किंग की, अंडरस्टैंडिंग की, और हमने गुडविल को बहुत डिटेल में डिस्कस किया आज पहले। और उसके बाद हमने आई गेस गुडविल का क्वेश्चन हमें आज सॉल्व करना है। तो पहले अब अंडरस्टैंड कीजिएगा गुडविल की रिकॉर्डिंग के बारे में, हम कंटिन्यू करेंगे और फिर गुडविल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास का सारा फोकस हमारा गुडविल के ऊपर होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप चेंज। पार्टनरशिप चेंज का ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी पार्टनरशिप चेंज में, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, जनरल पार्टनरशिप चेंज हो। अंडरस्टैंड कीजिएगा, गुडविल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गुडविल की कैलकुलेशंस बड़ी मीनिंगफुल हो जाती हैं, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो फोकस कीजिएगा, गुडविल से कंटिन्यू करेंगे। तो हमने ये पढ़ा था, अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सर गुडविल इंटैंजिबल एसेट है, ये बिजनेस की रेपुटेशन है, ये बिजनेस का वो नाम है जो बिजनेस ने ओवर टाइम बनाया है। और ये हम कैलकुलेट करते हैं बिजनेस वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, कि बिजनेस वैल्यू माइनस नेट एसेट। जब हम बिजनेस की वैल्यू में से उसके नेट एसेट्स को माइनस करते हैं तो जो हमें डिफरेंस मिलता है, जो बिजनेस की वैल्यू ऊपर होती है उसके नेट एसेट से, उसे हम गुडविल कहते हैं। हमने लास्ट क्लास में ये एक बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल ली थी। अब आज हम फर्दर गुडविल को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। गिव मी अ थम्स अप गाइस, गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर गुड टू गो। गिव मी अ थम्स अप, लेट मी नो इफ यू आर गुड टू गो टू कंटिन्यू द गुडविल एलिमेंट। ऑल राइट, परफेक्ट। चलें कंटिन्यू करते हैं, गुडविल की ही बात को कंटिन्यू करते हैं, गुडविल के ही टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ऑल राइट, फोकस कीजिएगा। देयर आर टू ट्रीटमेंट्स ऑफ गुडविल। अब सर गुडविल, हमें यह तो पता चल गया कि गुडविल क्या होती है, यह भी पता चल गया कि गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये सब हमें बहुत आसानी से समझ आ गया, हमने प्रीवियस क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा। अब गुडविल की अकाउंटिंग में दो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं, दो ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हैं। आपको एग्जामिनर बहुत प्रिसाइजली क्लियरली बता देगा कि कौन सी ट्रीटमेंट आपने फॉलो करनी है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो दो ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं।
ट्रीटमेंट वन, गौर से देख लीजिएगा। ट्रीटमेंट वन, पहली ट्रीटमेंट क्या है, नोट कीजिएगा, गुडविल इज recorded in the books and shown in the SOFP। तो अब आप गौर से देखें कि सर गुडविल की जो पहली ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट वन, वो ये कहती है कि गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड होगी और फाइनेंशियल पोजीशन में शो भी होगी। इसका मतलब है कि ना सिर्फ हम गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो भी करेंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में शो नहीं होती, ये होती ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ये हम शो ही एसओएफपी में करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस ट्रीटमेंट वन है कि गुडविल रिकॉर्ड भी होगी और बुक्स में रिकॉर्ड भी होगी और फाइनेंशियल पोजीशन में शो भी होगी। सवाल आता है, सवाल आता है कि सर ये काम हम कैसे करते हैं, ये काम हम कैसे करते हैं। तो इसका एक ही स्टेप है, ये नोट कर लीजिएगा, यहां पे लिख रहा हूं, नोट, नोट, देयर इज ओनली वन स्टेप। इसका एक ही स्टेप है, इसका एक ही स्टेप है। सर क्या है वो स्टेप? गुडविल की नेचर बताइएगा, गुडविल की नेचर बताइएगा। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया, रिकैप भी किया। गुडविल की नेचर क्या है हमारे पास? व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल? व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल? गुडविल की नेचर, सर एसेट, वेरी गुड, एसेट। और कौन सा एसेट? इंटैंजिबल एसेट। कौन सा एसेट? इंटैंजिबल एसेट। तो नोट कीजिएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट। सर ये हमारे पास गुडविल का ट्रीटमेंट वन है, जिसकी डबल एंट्री है, गुडविल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। गुडविल एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है हमारे बिजनेस में, गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, बट विद वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नोट कीजिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम, ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशो। पता है ये काम हम जो करते हैं, ये हम पुराने रेशो से करते हैं, ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशो से करते हैं। जो पुराने पार्टनर्स हैं, जो पुराना एग्रीमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये काम हम करेंगे कि गुडविल अकाउंट को ओपन करेंगे, गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये काम हम ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशो में करेंगे। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, गुडविल अकाउंट ओपन हुआ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया, और क्योंकि गुडविल अकाउंट ओपन हुआ तो गुडविल अकाउंट का बैलेंस आएगा, बैलेंस आएगा तो ट्रायल बैलेंस में भी आएगा और एसओएफपी में जाएगा। तो गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड शोन इन द एसओएफपी। तो अब इसकी एक वर्किंग है हमारे पास, इसका एक हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। यहां पर हमारे पास एग्जाम्पल 6 में इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। बहुत बेसिक सा सिंपल सा सवाल है, फोकस कीजिएगा। कह रहा है A and B are partners who have shared profit and loss in the ratio of 2:1। A का रेशियो है 2/3, मतलब 3 हिस्से हैं, 2 हिस्से A के, और B 1/3, एक हिस्सा B का। तो ये हमारे पास रेशियो आ गया। कहते हैं ऑन January 1st 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली इन द फ्यूचर। अब आप नोट करो,
अब आप लोग फोकस करें कि दो पार्टनर्स हैं ए और बी, उनका पुराना एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ए के दो हिस्से हैं और बी का एक हिस्सा है, टोटल तीन हिस्से हैं। लेकिन अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब आगे से हम प्रॉफिट और लॉसेस बराबर शेयर करेंगे, इक्वल। तो इसका मतलब इट्स अ पार्टनरशिप चेंज। ये जनरल पार्टनरशिप चेंज है, इसमें एडमिशन भी नहीं हो रहा, रिटायरमेंट भी नहीं हो रहा, ना कोई पार्टनर आ रहा है ना कोई पार्टनर जा रहा है, बट जनरल पार्टनरशिप चेंज हो रहा है हमारे पास। तो अब उस दिन उन्होंने ये डिसाइड किया, एट दैट डेट द पार्टनरशिप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट फॉलोइंग। अब जिस दिन उन्होंने पार्टनरशिप चेंज किया, उस दिन उन्होंने ये देखा कि भाई उनके बुक्स में कुछ एसेट्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज हैं, जिनकी वैल्यू है प्रेमिसेस की 100,000, फिक्सचर एंड फिटिंग्स 48,000, मोटर व्हीकल 35,000, इन्वेंट्री 12,000, ट्रेड रिसीवेबल 6,000 और ट्रेड पेएबल्स 3,250। तो उनको पता चल गया उनके नेट एसेट्स हैं, नेट एसेट्स एट January 1st 2019 फॉर ए एंड बी आर 197,750। ये वैल्यू है उनके नेट एसेट्स की। और लास्ट क्लास में आप लोगों को ये पढ़ा चुका हूं कि सर नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटीज। आप टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दो तो आपको नेट एसेट्स मिल जाते हैं। हेयर वी आर विद द नेट एसेट्स ऑफ ए एंड बी, ये नेट एसेट्स हैं ए एंड बी के, राइट। अब ए एंड बी हैव रिसेंटली बीन इन्फॉर्म्ड that they can expect to receive $230,000 for their business if they decide to sell it. अब आप नोट करें, अब आप गौर से देखें, ये कह रहा है कि ए और बी के नेट एसेट्स हैं 197,750, ए एंड बी के नेट एसेट्स हैं 197,750, और उनको ये पता चला कि सर अगर वो ये बिजनेस बेच दें, सेल कर दें, तो दे कैन रिसीव $230,000, दे कैन रिसीव $230,000, राइट। ऐसे ही है ना। तो अब आप नोट करो, दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द गुडविल इन देयर बुक्स। क्या बात है कासमानी, अरे उमर तो फुल फुल अलर्ट चल रहा है, रॉकेट चल रहा है एकदम क्लास में ना। एएस की क्लास हो, ए टू की क्लास हो, एकदम रॉकेट, पहले से जवाब दे के बैठा हुआ है। वेरी गुड यार, वेरी गुड। एंड आई वांट अदर टू आंसर एज वेल, आई वांट अदर गाइस टू आंसर एज वेल, इन्वॉल्व रहेंगे तो मुझे भी लगेगा हाँ यार मैं आवाम से बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चलें इंशाल्लाह उमर, इंशाल्लाह बेटा, चलें। अच्छा आप फोकस कीजिएगा। अच्छा मैंने इसीलिए ग्रुप चैट भी ओपन कर दिया है, मैंने ग्रुप चैट भी ओपन कर दिया है कि कोई पर्सनल मैसेज हो तो वहां कर देना, वरना जो क्लास का मैसेज है वो आप ग्रुप पे ही साथ साथ बात करें, ताकि आपस में भी सब एक दूसरे के मैसेजेस देख लें, क्या वर्किंग चल रही है, कौन जवाब दे रहा है, क्या जवाब दे रहा है, दूसरे से भी सीखने का मौका मिल जाता है। चलें परफेक्ट, तो आगे चलते हैं। अब ए एंड बी को ये पता चला कि भैया उनका ये बिजनेस तो $230,000 में सेल हो सकता है। नाउ दैट इज द बिजनेस वैल्यू, दिस इज द बिजनेस वैल्यू। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड भी करेंगे और शो भी करेंगे, वो गुडविल को रिकॉर्ड भी करेंगे और शो भी करेंगे। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये हमारे पास सिंपल स्टेप है, इसका स्टेप देख लीजिएगा गाइस, इसका सिंपल स्टेप है, देयर इज ओनली वन स्टेप, इसका एक ही स्टेप है। वो क्या है? गुडविल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इन ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशो। ये काम हम करेंगे ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशो में, ठीक हो गया। तो यहां पर अब पहले तो सबसे पहले तो मैं गुडविल की वैल्यू निकालने जाता हूं, तो गौर से देखिएगा एवरीवन राइट नाउ, फोकस ऑन द स्क्रीन। मैं यहां पर आपके सामने सर सबसे पहले गुडविल की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। तो गुडविल का फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा है, बिजनेस वैल्यू। ये देखें, बिजनेस वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, बिजनेस की वैल्यू उसके नेट एसेट्स में से माइनस कर दें तो आपको गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी। बिजनेस की वैल्यू है
230,000 और उसके नेट एसेट्स की वैल्यू है 197,750। राइट। तो हमें पता चल गया कि सर ए और बी की गुडविल है 32,000। कितनी है? 32,250। ये देख लें, ए और बी की गुडविल है 32,250। अब गुडविल को रिकॉर्ड करने का स्टेप क्या है? गुडविल को रिकॉर्ड करने का स्टेप है सर गुडविल अकाउंट डेबिट 32,250। गुडविल को हम डेबिट करेंगे। गौर से देख लीजिएगा, गुडविल को हम डेबिट करेंगे एंड कैपिटल अकाउंट्स को हम क्रेडिट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशो में। कौन से रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशो में। राइट। तो ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशो में हमारे पास 2:1 का रेशो है। ए को दो हिस्से जाएंगे और बी को एक हिस्सा जाएगा। इसका मतलब 32,250 के टोटल तीन हिस्से करेंगे। 10,750, 10,750 ये हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बी के कैपिटल अकाउंट को, और दो हिस्से ए को मिलेंगे 21,500। तो अब आप देखें, ये हो गई इस बिजनेस की गुडविल रिकॉर्ड। सिंपल स्टेप। अब कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट की वैल्यू बढ़ रही है और एक एसेट आ गया बिजनेस में, गुडविल अकाउंट डेबिट। दिस इज कॉल्ड ट्रीटमेंट वन। मुझे बताएं क्या ट्रीटमेंट वन तक क्लैरिटी है? यस प्लीज। मुझे बताएं क्या ट्रीटमेंट वन तक क्लैरिटी है? ट्रीटमेंट वन तक कोई परेशानी तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं ट्रीटमेंट टू की तरफ। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स ट्रीटमेंट टू, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रीटमेंट टू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट किया जाता है। इसकी थ्योरी भी बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट की जाती है। फोकस कीजिएगा। व्हाट इज ट्रीटमेंट टू? नोट कीजिएगा, ट्रीटमेंट टू। गौर से देखिएगा। गुडविल is recorded in the books but not shown in SOFP। अब सर ट्रीटमेंट टू में क्या हो रहा है? प्रिसाइजली गुडविल रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स में, मतलब गुडविल रिकॉर्ड होगी बुक्स में, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन में शो नहीं करेंगे। अब सर ये बड़ा अलार्मिंग पॉइंट है, या ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है स्टूडेंट के लिए। दिस पॉइंट बिकम्स अ वेरी कंफ्यूजिंग पॉइंट। सर ये कैसी बात कर दी? ये कैसे होगा सर? ये क्या बात कर दी कि गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड होगी लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन में शो नहीं होगी? ये कैसे हो सकता है सर? अगर हम कुछ बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सर उसे शो तो वो शो तो होगी फिर। ये कैसे होगा? और ये दूसरा सवाल, पहला सवाल स्टूडेंट पूछता है सर ये कैसे होगा, और दूसरा सवाल पूछता है ये क्यों होगा। क्यों बहुत जरूरी सवाल है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे लिए कि सर गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड होगी और शो नहीं होगी, ये कैसे होगा, और सर ये काम क्यों होगा? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, why goodwill is not shown in the books, why goodwill is not shown in the books?
गाइस इसका सवाल का जवाब मैं यहां पे बाद में लिखूंगा। पहले ये बात करते हैं कि सर ये काम होगा कैसे। कि आप गुडविल रिकॉर्ड कर रहे हो बुक्स में लेकिन शो नहीं कर रहे, तो सर क्या कोई करप्शन हो रही है, क्या कोई चोरी हो रही है? गुडविल रिकॉर्ड कर रहे हो लेकिन शो नहीं कर रहे, तो सर कोई क्या है, ये क्या कैसे होगा? तो अब आप नोट करो, नोट लिख रहा हूं, फोकस कीजिएगा। नोट, नोट, देयर आर टू स्टेप्स। अब इसके दो स्टेप्स हैं। वो जो ट्रीटमेंट वन था उसका एक ही स्टेप था, उसका एक ही स्टेप था, गुडविल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कि गुडविल अकाउंट ओपन करो, गुडविल अकाउंट को डेबिट करो और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो उनके पुराने रेशो के हिसाब से। तो गुडविल अकाउंट ओपन भी हो गया, बुक्स में रिकॉर्ड भी हो गया, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया, ओल्ड पार्टनर्स को उसका क्रेडिट भी मिल गया, और बुक्स में रिकॉर्ड होने के बाद फाइनेंशियल पोजीशन में शो भी हो गया। अब यहां पे दो स्टेप्स हैं। गुडविल रिकॉर्ड तो करेंगे लेकिन शो नहीं करेंगे, इसके दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप गौर से देखिएगा, पहला स्टेप, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, कि सर पहले स्टेप में हम गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशो से। अरे सर ये तो कहीं सुनेला सुनेला सा लग रहा है ना? सर ये तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है। सुना सुना सा नहीं, देखा देखा सा लग रहा है। वो जो ट्रीटमेंट वन का स्टेप नंबर एक ही था, उसका एक ही स्टेप था, ये ट्रीटमेंट वन का ही तो स्टेप है जो ट्रीटमेंट टू का स्टेप नंबर वन बन गया। तो सर ये क्या बात हो गई बॉस, ये क्या बात हो गई, दोनों ही तो सेम है। नहीं, ट्रीटमेंट टू में एक और स्टेप ऐड होगा। ट्रीटमेंट वन और ट्रीटमेंट टू में बस एक स्टेप का फर्क है। ट्रीटमेंट वन और ट्रीटमेंट टू में बस एक स्टेप का फर्क है, और वो है स्टेप नंबर टू। तो सर अब ये स्टेप नंबर टू क्या है, नोट कीजिएगा। हमने स्टेप नंबर वन में जब गुडविल अकाउंट को डेबिट किया, हमने स्टेप नंबर वन में जब गुडविल अकाउंट को डेबिट किया ओवर एयर गाइस, हमने जब स्टेप नंबर वन में गुडविल अकाउंट को डेबिट किया, तो इसका मतलब है कि हमने गुडविल अकाउंट ओपन किया। इसका मतलब है हमने गुडविल अकाउंट ओपन किया। अब हम गुडविल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब गुडविल अकाउंट हमने ओपन किया तो डेबिट किया, जब हमने गुडविल अकाउंट ओपन किया तो डेबिट किया। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? जब हमने गुडविल अकाउंट ओपन किया तो डेबिट किया, तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? हाँ जी, राइट। अनस बिल्कुल ठीक है बेटा। उमर वहीं पर आ जाओ, ग्रुप चैट पर आ जाओ बेटा। राइट, ग्रुप चैट पर आ जाएं, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि सर जब हमने गुडविल अकाउंट को डेबिट किया, गुडविल अकाउंट डेबिट करने का मतलब है गुडविल अकाउंट को ओपन किया, तो गुडविल अकाउंट को क्लोज करने के लिए गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये देखो, अब गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, नोट कीजिएगा, सब लोग गौर से देख लीजिएगा। अब गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करेंगे। अब दिमाग इस बात को प्रोसेस नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा कि सर क्या बेवकूफी हो रही है यहां पे कि गुडविल अकाउंट को स्टेप नंबर वन में डेबिट किया, स्टेप नंबर टू में उसे क्रेडिट कर दिया। ठीक है सर, समझ आया कि गुडविल अकाउंट ओपन भी किया और नेक्स्ट स्टेप में गुडविल अकाउंट को क्लोज कर दिया, लेकिन सर
स्टेप नंबर 1 में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं और स्टेप नंबर 2 में फिर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। तो सर फर्क क्या रहा? ये पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को जब क्रेडिट किया, अगले स्टेप में आपने उसे डेबिट कर दिया, तो सर फर्क क्या आया? फर्क आएगा इस चीज का कि अब ये काम हम नए प्रॉफिट लॉस रेशो से करेंगे। उमर बुक्स में शो नहीं करते हैं गुडविल, उसकी रीजन आगे लिखवाऊंगा बेटा। सवाल लिखा हुआ है व्हाई गुडविल इज नॉट शोन इन द बुक्स, वो आगे लिखेंगे हम। लेकिन अभी इंपॉर्टेंस ये देख लो, इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर स्टेप नंबर 1 में जब हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया तो वी यूज ओल्ड रेशो, और जब स्टेप नंबर 2 में हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग न्यू रेशो। तो रेशो का फर्क आ गया, तो रेशो के फर्क की वजह से वैल्यूज का फर्क आ जाएगा। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये 2 स्टेप्स में ट्रीटमेंट 2 होती है। इससे पहले कि मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व कराने जाऊं, इससे पहले कि मैं आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व कराने जाऊं, मैं आपको जरा या एक काम करता हूं, यहां पे थोड़ा सा और जगह ले लेता हूं। यस, कि सवाल आ जाता है कि सर कि ये गुडविल हम बुक्स में शो क्यों नहीं करते? वाई गुडविल इज नॉट शोन इन द बुक्स? इज नॉट शोन इन द बुक्स का मतलब है इज नॉट शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वाई गुडविल इज नॉट शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? क्यों गुडविल हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो नहीं करते? नोट कीजिएगा, नंबर 1, goodwill is estimated and not a confirm value। सर सबसे पहले गुडविल एस्टिमेट होता है, गुडविल एस्टिमेट होता है, ये कंफर्म वैल्यू नहीं होती, ये कंफर्म वैल्यू नहीं है। एग्जैक्टली ये ओपिनियन बेस्ड है, सब्जेक्टिव। इसको हम कहते हैं कि गुडविल इज सब्जेक्टिव। ये जो ओपिनियन बेस्ड होता है ना, उसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव। तो गुडविल ओपिनियन बेस्ड है, मेरे लिए मेरे चीज की बहुत वैल्यू होगी और उस चीज की आपके लिए वैल्यू ना हो या कम हो। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। गुडविल एस्टिमेटेड होती है और कंफर्म वैल्यू नहीं होती, मतलब हाईली सब्जेक्टिव। एंड दिस इज वेरी ट्रू, दिस इज वेरी ट्रू। अभी मैं आपको एक मिसाल, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, गुडविल से रिलेटेड आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2 मंथ्स बैक जुलाई में एक हेयर लैब की, मैं एक फ्रेंचाइज की मीटिंग के लिए डीएचए में बैठा हुआ था। तो वहां पे डिस्कशन हो रहा था, मैं उन्हें फाइनेंसेस दिखा रहा था, फाइनेंसेस के बारे में सारा बता रहा था, डिस्कशन कर रहा था। बड़ी अच्छी हमारी 2 मीटिंग्स पहले रह चुकी थी और काफ़ी हद तक चीज़ें डिस्क्लोज मतलब क्लोज इन होने वाली थी डील, ठीक है ना। तो जब सारे फाइनेंसेस शो करने के बाद और एस्टिमेट बताने के बाद मैंने उनको फ्रेंचाइज मॉडल का प्रपोजल रखा। तो प्रपोजल में लिखा हुआ था, अंडरस्टैंड कीजिए क्या, कि मैं हेयर लैब का फ्रेंचाइज के लिए फ्रेंचाइज फीस चार्ज करूंगा, जो जो अपफ्रंट वन टाइम होती है फ्रेंचाइज देने की फी, और उसके बाद मंथली फी होती है जिसको आपने पढ़ा होगा, रॉयल्टी रॉयल्टी होती है, राइट। तो मैंने उस पे उनसे एग्रीमेंट पे ये बात की थी जब हम डिस्कशन कर रहे थे। तो मैंने उस पे बोला, मैंने कहा भाई फ्रेंचाइज फी वुड बी 5 लाख रुपीस। तो उन्होंने कहा 5 लाख रुपए किस चीज के दें? तो मैंने कहा नाम के, हेयर लैब के ब्रांड के। तो उन्होंने बोला भाई इतना बड़ा ब्रांड तो नहीं है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो उन्होंने बोला भाई मैं तो 1 लाख रुपए दूंगा अप फ्रंट फ्रेंचाइज फी के। तो मैंने कहा नहीं, 1 लाख रुपए तो जस्टिफाइड नहीं है, इतना ऐसा भी ब्रांड नहीं है मेरा। मैं आपसे कोई 50 लाख 25 लाख रुपए थोड़ी मांग रहा हूं ब्रांड के, मैं तो आपसे नाम के 5 लाख रुपए मांग रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं, हम 1 लाख रुपए ऑफर करेंगे। तो अब अंडरस्टैंड करना, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल, सब्जेक्टिव।
हाँ, रॉयल्टी रॉयल्टी मैंने 10% मांगी थी, उन्होंने 5% की बात की। 8% पर हम दोनों अग्रीड थे। 8% ऑन 8%। वो मंथली होता है, वो मंथली होता है, लेकिन अपफ्रंट भी तो फ्रेंचाइज फी होती है जो आपको शुरू में पे करनी होती है। जैसे कि अभी तो अभी मुझे राइट नाउ करंटली केएफसी का नहीं पता, नीचे ही होगी, क्योंकि बॉयकॉट के बाद से केएफसी की सेल्स और मैकडॉनल्ड्स की सेल्स पे काफी डेंट पड़ा है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा है। तो पाकिस्तान में तो उसकी एटलीस्ट जो फ्रेंचाइजेज हैं, अभी अपकमिंग फ्रेंचाइजेज, वो सस्ती होंगी। लेकिन 2022 में मैंने जब आइडेंटिफाई किया था, पता करवाया था, तो केएफसी की फ्रेंचाइज फी वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 1.5 करोड़ रुपीस। 1.5 करोड़ रुपए से फ्रेंचाइज फी स्टार्ट हो रही थी। फिर कैंपस ब्रांच आपको खुद बनानी है, ब्रांच आपको खुद बनानी है। हाँ बेटा, देख बेटा, दिस इज द ब्रांडिंग। उनको, जो केएफसी की ब्रांच खोलेगा उसको पता है कि खोलने से पहले यहां रश लगा हुआ होगा। यहां सिर्फ केएफसी का बोर्ड लगना है, अभी ब्रांच नहीं बनेगी ना, तो यहां आसपास की पूरी कम्युनिटी तैयार बैठी होगी कि यार चलो केएफसी खुल रहा है हमारे पास। और इंटरनेशनल लेवल की मार्केटिंग है, तो ब्रांड जितना हैवी होगा वो उतना अपनी फ्रेंचाइज फी आपसे मांगेगा। उन्होंने इतने टाइम मेहनत करके बनाया है ब्रांड। तो अब जाहिर सी बात है, हमें भी पता है कि हेयर लैब की एक एग्जिस्टेंस है गुलिस्तान जौहर में, और बहुत अच्छी एग्जिस्टेंस है। पीपल रेकमेंड रेफर अस। ये डे वन पे तो नहीं था, मैं डे वन पे थोड़ी 5 लाख रुपए मांग रहा हूं, मैं 3 साल बाद 5 लाख रुपए मांग रहा हूं। राइट, और हो सकता है कि आज 5 लाख रुपए मांग रहा हूं, 2-3 साल बाद जब मेरा ब्रांड और पॉपुलर होगा, हो सकता है मैं 10 लाख रुपए मांगू, 15 लाख रुपए मांगू। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। लेकिन ये वैल्यूएशन, ये सब्जेक्टिव है। मुझसे अब अंडरस्टैंड करना, ये एस्टिमेट है, कंफर्म नहीं है। बाकी सारी चीजें कंफर्म है। अंदर कोई मुझसे पूछेगा ना एसेट्स कितने के पड़े हुए हेयर लैब पे, तो मैं बता दूंगा कि भाई कंप्यूटर इतने का है, फर्नीचर इतने का है, एसी इतने का है, जनरेटर इतने का है, इक्विपमेंट्स इतने के हैं, स्ट्रेटनर इतने का है। राइट, जो स्टीमर है वो इतने का है। राइट, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। लेकिन गुडविल, ब्रांड नेम, वो एस्टिमेट नहीं है। और दूसरा प्रॉब्लम, व्हाई व्हाई इट इज नॉट शोन इन द बुक्स, ये दूसरा रीजन भी देख लो, व्हाई इट इज नॉट शोन इन द बुक्स। गुडविल इज वेरी हार्ड टू जस्टिफाई। नॉट everyone would एग्री। ये पॉइंट, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गुडविल की वैल्यू को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो हर कोई एग्री नहीं करेगा। अब उन्होंने मुझसे कहा कि सर 5 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है। तो मैंने उनको रीजन बताई, मैंने कहा आप देखें, सोशल मीडिया पर हम ये काम कर रहे हैं, ये कैंपेन्स हैं, ये मार्केट है। हमारी 3 साल पहले क्या सेल्स थी, क्या एक्सपेंसेस थे, क्या प्रॉफिट था। आज हमारी 3 साल बाद क्या सेल्स हैं, क्या एक्सपेंसेस है, क्या प्रॉफिट है। आप ग्रोथ देखें ओवर टाइम, 3 साल में फाइनेंसेस का स्ट्रेंथ देखें, कस्टमर रिटेंशन रेट देखें, न्यू कस्टमर देखें। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं उस 5 लाख को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। दे वर नॉट एग्रीइंग ऑन दैट, दे डिडंट एग्रीड ऑन दैट। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम 1 लाख रुपए ही देंगे, और हमारी फ्रेंचाइज का एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, गुडविल इज वेरी हार्ड टू जस्टिफाई। नॉट एवरीवन वुड एग्री, हर बंदा एग्री नहीं करेगा। तो इसलिए गुडविल को हम बुक्स में, अकाउंटिंग कहती है, ये मैं नहीं कह रहा, अकाउंटिंग कहती है कि गुडविल को बुक्स में शो नहीं करेंगे। और कैसे नहीं, मतलब बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं करेंगे, ये कहती है अकाउंटिंग। तो क्यों ये काम करते हैं, ये रहे रीजन। और कैसे ये काम करते हैं, ये रहे 2 स्टेप्स। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूं। नोट, नोट, ऑल्दो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूं। ये नोट है ना, ये वाला नोट, इसको इतना इसको इतनी इंपॉर्टेंस दीजिएगा
कि मैं आपसे आने वाली क्लासेस में जब हम एडमिशन पढ़ रहे होंगे तब भी, जब हम रिटायरमेंट पढ़ रहे होंगे तब भी, हर जगह पे जहां पार्टनरशिप चेंज में गुडविल आ रही होगी, मैं आपको कहूंगा चलो आओ नोट पे चलो वापस देखो जरा वो नोट, आओ रिकैप करते हैं वो नोट जो हमने उस दिन क्लास में लिखा था। तो अब फोकस कीजिएगा ओवर हेयर, अब फोकस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये हमारे लिए। ऑल्दो गुडविल अकाउंट is opened in step 1 and closed in step 2. However, yeah, however नहीं, but still it reflects the changes to the capital accounts which shows the credit given to the partners who made and earned the goodwill. क्या मतलब है इस नोट का? हालांकि स्टेप नंबर 1 में गुडविल अकाउंट ओपन होता है और स्टेप नंबर 2 में बंद हो जाता है। अलार्मिंग, बड़ी 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 मजेदार बात है कि गुडविल अकाउंट स्टेप नंबर 1 में ओपन कर रहे हैं, गुडविल अकाउंट स्टेप नंबर 2 में क्लोज कर रहे हैं। तो ये काम कर ही क्यों रहे हैं? बेवकूफी है, एक चीज ओपन करके क्लोज करनी है तो उसे ओपन ही ना करो। राइट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गुडविल अकाउंट ओपन करके अगर क्लोज हो रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? जिन पार्टनर्स ने मेहनत की है गुडविल बनाने में, वो जिन्होंने ये गुडविल कमाई है, अर्न की है, उनको क्रेडिट मिल रहा है कैपिटल अकाउंट में। उनको उनके कैपिटल अकाउंट की वैल्यूज इस तरीके से चेंज होगी कि दे विल गेट द ड्यू क्रेडिट, जस्ट लाइक एसेट रिवैल्यूएशन। जैसे एसेट रिवैल्यूएशन हमने डिस्कस किया था कि एसेट रिवैल्यूएशन में उन पार्टनर्स को क्रेडिट मिलना चाहिए जिन पार्टनर्स ने असल में मेहनत की है। याद है आपने, आपके दोस्त ने मेरे साथ एक पार्टनरशिप की डिस्कशन किया था और मैंने मना कर दिया था, और आपके फ्रेंड ने, आपने और आपके फ्रेंड ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया था। 5 साल बाद में आ गया कि यार ये लो 2 लाख रुपए ले लो, मुझसे भी, मुझे भी इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग करवा लो। तो आपने कहा था नहीं सर, 5 साल पहले हमने 2 लाख रुपए लगाए थे, 5 साल पहले के 2 लाख रुपए आज के 2 लाख रुपए तो नहीं होते। तो सर आज तो हमारे बिजनेस में एसेट्स चेंज हो गए। तो इसी तरीके से गुडविल, जिन पार्टनर्स ने मेहनत की है, जिन पार्टनर्स ने गुडविल अर्न की है, उनको उसका ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए। भले गुडविल अकाउंट शो ना हो बुक्स में, फाइनेंशियल पोजीशन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन कैपिटल अकाउंट में उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक नोट लिख रहा हूं, मतलब इसी नोट के साथ कंटिन्यूएशन है। एडमिटिंग पार्टनर, एडमिटिंग पार्टनर would would be buying a share of goodwill, retiring partner would be selling a share of goodwill। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, पार्टनर एडमिशन के टाइम, क्या बोला मैंने? पार्टनर एडमिशन के टाइम पार्टनर आ रहा होता है। तो जब पार्टनर आता है बिजनेस में, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा वो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप का हिस्सा बनने जा रहा है। अब एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में तो ओरिजिनल पार्टनर्स ने मेहनत की है, तो गुडविल तो एक्चुअली उन्होंने बनाई है।
गुडविल तो उनकी है। ये जो नया पार्टनर आ रहा है, हो सकता है ये अपने हिस्से का फेम, नेम लेकर आ रहा हो, लेकिन अब बन तो वो उस बिजनेस का हिस्सा रहा है जिसकी गुडविल तो उन दोनों ने बनाई है ओरिजिनली। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, आने वाला पार्टनर इस ट्रीटमेंट से आपको आगे जाके नजर आएगा। हम बाकायदा जब एडमिशन के क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि देखो, जाओ उस नोट पे एडमिटिंग पार्टनर के बारे में क्या लिखा था कि एडमिटिंग पार्टनर, जो पार्टनर अंदर आ रहा है पार्टनरशिप बिजनेस में, ही विल एंड अप बाइंग अ शेयर ऑफ गुडविल। वो एग्जिस्टिंग पार्टनर से कुछ हिस्सा खरीदेगा गुडविल का, राइट। और अगर पार्टनर रिटायर कर रहा है, कोई कोई पार्टनर जा रहा है, तो जब पार्टनर जा रहा है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो वो रिसोर्सेज निकाल के जा सकता है बिजनेस से, कैश, बैंक, नॉन करंट एसेट ले जा सकता है, गुडविल नहीं ले जा सकता। गुडविल तो उसको छोड़ के जानी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस की गुडविल है, उसकी अपनी थोड़ी गुडविल है, बिजनेस की गुडविल है। तो गुडविल तो बिजनेस के पास ही रहेगी। तो वो अपनी गुडविल बेच के जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, कि मैं अपने हिस्से की गुडविल, क्योंकि मैंने भी इतने साल काम किया और ये मेरा हिस्सा है, तो मैं ये छोड़ के जा रहा हूं, मैं ये छोड़ के जा रहा हूं, मैं ये बेच के जा रहा हूं, छोड़ के नहीं जा रहा, बेच के जा रहा हूं, अपने हिस्से की गुडविल बेच के जा रहा हूं। सो आई होप दैट दिस इज नाउ वेरी क्लियर। आप लोगों को गुडविल की अभी तक कैलकुलेशंस नहीं देखी हमने, लेकिन गुडविल के बारे में आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। मुझे बताएं, क्या गुडविल की ट्रीटमेंट वन और ट्रीटमेंट टू दोनों क्लियर हैं? यस प्लीज गाइस, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताएं, क्या गुडविल की ट्रीटमेंट वन और ट्रीटमेंट टू दोनों क्लियर हैं? परफेक्ट, परफेक्ट। तो अब आप नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। ये ट्रीटमेंट जो टू है ना, ये इवेंचुअली आगे हमारे क्वेश्चंस में आ जाएगी, ये इवेंचुअली आगे हमारे क्वेश्चंस में आ जाएगी, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशंस। दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ पार्टनर एडमिशन एंड रिटायरमेंट। पार्टनर एडमिशन में भी ये आएगा और पार्टनर रिटायरमेंट में भी ये आएगा, ठीक है ना। तो आपके लिए इसकी ट्रीटमेंट टू की वर्किंग उसी वक्त आ जाएगी। अब मैं आपके सामने टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, फोकस कीजिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा। मैं आपके सामने जो टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दैट टॉपिक इज पार्टनर एडमिशन। अब सर, पार्टनर एडमिशन क्या हो रहा है? सर पार्टनर एडमिशन में क्या होता है? पार्टनर एडमिशन में ये गौर से देखिएगा। अगर मैं आपके सामने पूरा पार्टनरशिप चेंज का की समरी रख दूं, पूरे पार्टनरशिप चेंज की समरी, ये है पार्टनरशिप चेंज, दिस इज पार्टनरशिप चेंज। हमने जनरल चेंज पढ़ लिया, वो अली और आतिफ का क्वेश्चन था, राइट। और हमने चेंज इन प्रॉफिट लॉस रेशो का भी देख लिया उसी अली और आतिफ के क्वेश्चन में। हमने एसेट रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन भी देख लिया, ठीक है। अपना एसेट रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन भी ए और बी का था, और मेरा आप लोगों के साथ भी जो पार्टनरशिप था। और गुडविल में हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया ट्रीटमेंट वन का, और ट्रीटमेंट टू का आप सॉल्व करेंगे आगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनर एडमिशन, इसके बाद रह जाएगा हमारा पार्टनर रिटायरमेंट। तो सर पार्टनर एडमिशन, फोकस कीजिएगा, व्हाट इज पार्टनर एडमिशन, नोट कीजिएगा। This is where, this is where a new partner joins in an existing partnership business. The new partner would
bring resources as capital and would buy a share of goodwill from existing partners. ये देख लें, ये देख लें। अब पार्टनर एडमिशन क्या होता है? जहां नया पार्टनर आता है और एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस को ज्वाइन इन करता है। जहां एक नया पार्टनर आता है और एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस को ज्वाइन इन करता है, तो भैया जो नया पार्टनर आ रहा है वो रिसोर्सेज लेकर आएगा, जाहिर सी बात है। अब रिसोर्सेज किस फॉर्म में ला सकता है? कैश, बैंक की फॉर्म में ला सकता है। कि नया पार्टनर आया, कैश लेकर आया, बैंक चेक के थ्रू लेकर आया, कोई गाड़ी लेकर आया, कोई मोटर व्हीकल लेकर आया, या फिर कोई लैंड एंड बिल्डिंग प्रेमिसेस फर्नीचर इक्विपमेंट लेकर आया, या गुडविल लेकर आया, अपनी गुडविल। लेकिन याद रखिएगा वो रिसोर्सेज लेकर आ रहा है एज कैपिटल, एज कैपिटल। और वो शेयर खरीदेगा गुडविल का। किससे खरीदेगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे, वो उनसे गुडविल का शेयर खरीदेगा कि भाई जो गुडविल तुम लोगों ने बनाई है इतने पिछले सालों में, क्योंकि अब मैं भी पार्टनरशिप का हिस्सा बन रहा हूं, तो भाई मुझे भी गुडविल बेचो, मैं खरीदूंगा गुडविल। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। मैं आपको स्ट्रेट अवे पार्टनर एडमिशन के एक क्वेश्चन पे ले जा रहा हूं। इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। ये भी आप लोगों को बता दूं कि जो एडमिशन और रिटायरमेंट के पार्टनरशिप चेंजेस के क्वेश्चन होते हैं, ये डिटेल होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं, लेंदी होते हैं। इनमें ठीक ठाक वर्किंग होती है, इनमें ठीक ठाक वर्किंग होती है, ठीक ठाक डिटेल्स होती है हमारे पास। तो डोंट मिस द डिटेल्स, डिटेल्स मिस नहीं कीजिएगा, काफी वर्किंग होती है। तो फोकस कीजिएगा। पार्टनर एडमिशन एग्जाम्पल 9। चलें स्टार्ट करते हैं पार्टनर एडमिशन के इस क्वेश्चन को, पढ़ते हैं कि सवाल में हो क्या रहा है। कह रहे आसिम एंड तलहा हैव शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहा है आसिम और तला दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट लॉस रेशियो है 3:2। 1 October 2014 they decided to admit Zahid as a partner. No entries to record Zahid's admittance as a partner were made in the books before the end of financial year on 31st December 2014। इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि वो कह रहा है आसिम और तला दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट और लॉस रेशियो है 3:2। आसिम और तलहा दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट और लॉस रेशियो है 3:2। 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि वो जाहिद को एज अ पार्टनर इंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 31 दिसंबर तक कोई एंट्रीज नहीं बनाई थी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या, अच्छा सवाल, अब सवाल पूछने जाऊंगा। हमजा, उमर, साद, शायान, अनस, जवाब दीजिएगा बेटा। ये बताएं कि इनका पार्टनरशिप ईयर एंड कब हो रहा है? व्हेन इज देयर पार्टनरशिप ईयर चेंजिंग? यस प्लीज। 31 दिसंबर 2014, राइट, परफेक्ट। 31 दिसंबर 2014 को उनका अकाउंटिंग ईयर चेंज हो रहा है, राइट, अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्या जाहिद साल के एंड पर आया है या साल के दौरान आया है? ड्यूरिंग द ईयर, राइट, ड्यूरिंग द ईयर। मिड नहीं बोलेंगे, ड्यूरिंग द ईयर बोलेंगे। बताओ जाहिद कितने महीने बाद, कितने महीने दौरान आया है? हाँ भाई, साद, शायान, अनस, उमर, हमजा, जाहिद जो है वो कितने मंथ्स बाद आया है? जाहिद आया है 9 months आफ्टर। सितंबर खत्म हुआ,
और 1 अक्टूबर को जाहिद एडमिट हुआ है, इसका मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जाहिद आखिरी 3 महीने के लिए पार्टनरशिप में आया है। इसका मतलब बिफोर चेंज 9 मंथ्स है और आफ्टर चेंज 3 मंथ्स है। राइट आगे देखिएगा, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 इंक्लूडेड द फॉलोइंग। अब जो बुक से इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो बुक से इंफॉर्मेशन मिल रही है वो मिल रही है टर्नओवर। अच्छा ये टर्नओवर क्या होता है, गौर से देख लीजिएगा। व्हाट इज दिस टर्नओवर, फोकस कर लीजिएगा सर। टर्नओवर को हम कहते हैं सेल्स। ये रेवेन्यू भी होता है सेल्स, राइट। तो सेल्स है 400,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स 240,000, फिर वेजेस हैं 40,000, रेंट है 8,000, जनरल एक्सपेंस है 9,600। राइट आपको एग्जामिनर इंफॉर्मेशन दे रहा है बहुत क्लियरली कि सेल्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, रेंट है, वेजेस हैं, जनरल एक्सपेंसेस हैं, और उसके साथ साथ आपको एग्जामिनर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। यू शुड बी थैंकफुल टू द एग्जामिनर ओवर हेयर कि वो आपको बिफोर चेंज, वो आपको बिफोर चेंज की भी डेप्रिसिएशन की वैल्यू खुद निकाल के दे रहा है, और आपको आफ्टर चेंज की वैल्यू भी खुद निकाल के दे रहा है, और बेस्ड ऑन एसेट रीवैल्यूएशन। ये पढ़ते ही ब्रैकेट बेस्ड ऑन एसेट रीवैल्यूएशन, ये पढ़ते ही मुझे एक बात समझ आ गई कि जाहिद के एडमिटेंस के टाइम द पार्टनर्स आसिम एंड तलहा हैव रीवैल्यूड द एसेट्स। एसेट रीवैल्यू किए हैं, और एसेट रीवैल्यूएशन होने के बाद डेप्रिसिएशन भी निकाल के दिए एग्जामिनर ने। मुझे बताएं क्या यहां तक क्लियर है? यस प्लीज, क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? साद, हमजा, ऑल राइट, ऑल राइट आगे चलते हैं, फोकस कीजिएगा। आगे एग्जामिनर कह रहा है एट 31 दिसंबर 2013 द बैलेंस ऑन आसिम एंड तलहास कैपिटल एंड करंट अकाउंट वर एज फॉलोज। 31 दिसंबर 2013 का मतलब है 2013 का क्लोजिंग तो 2014 का ओपनिंग। मैं इनको बहुत सिंपली ओपनिंग बैलेंसेस कहूंगा, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ 2014। ये 2014 के ओपनिंग बैलेंसेस हैं। आसिम और तलहा के कैपिटल के बारे में बताया है कि आसिम ने 50,000 कैपिटल लगाया हुआ है और तलहा ने 30,000 कैपिटल लगाया हुआ है, और दोनों के करंट अकाउंट भी दिए हुए हैं 2000, 2000 एंड 3000। अच्छा ये बताओ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं? व्हाट अबाउट करंट अकाउंट्स, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं? राइट पॉजिटिव, पॉजिटिव राइट। क्योंकि सर अगर नेगेटिव होते तो मेंशन्ड होता, अगर नेगेटिव होते तो बाकायदा मेंशन होता, या ब्रैकेट में लिखा हुआ होता या डीआर लिखा हुआ होता, कुछ नहीं मेंशन, तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है। ऑन October 1st 2014 द पार्टनरशिप एसेट्स वर रीवैल्यूड एज फॉलोज। अब वो कह रहा है कि 2014 अक्टूबर 1 मतलब जिस दिन जायद आया तो उस दिन पार्टनरशिप के एसेट्स रीवैल्यू हो रहे हैं। फ्री होल्ड प्रेमिसेस 50,000 इंक्रीज, अदर नॉन करंट एसेट्स 14,000 डिक्रीज, करंट एसेट्स 3,000 डिक्रीज। तो अब आप गौर से देखें, एक एक एसेट की वैल्यू बढ़ रही है और बाकी दो एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, ये रीवैल्यूएशन हो रहा है। एक एसेट की वैल्यू बढ़ रही है और दो एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है,
ये आपको एग्जामिनर बता रहा है। उसके बाद एग्जामिनर ये कह रहा है द पार्टनर्स अग्रीड द वैल्यू। अच्छा, इस चीज को नोट करो, इस वर्ड पे फोकस करना, अग्रीड। अग्रीड मतलब एग्री कर रहे हैं, मतलब ये कंफर्म वैल्यू नहीं है, तीनों पार्टनर्स ने मिलकर अग्री किया होगा, इवन जाहिद। हाँ, लेकिन जाहिद का गुडविल में कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन क्योंकि जाहिद भी अब पार्टनरशिप बिजनेस का हिस्सा बनेगा और उस पार्टनरशिप की पहले से कोई गुडविल होगी, तो जाहिद का से गुडविल की वैल्यूएशन में बहुत मैटर करेगा। जाहिद को भी अग्री करवाना पड़ेगा, तभी तो वो पार्टनरशिप का हिस्सा बनेगा। हमने पढ़ा है पार्टनरशिप के लिए एक वर्ड बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड म्यूचुअल। सर, ये सब काम म्यूचुअल होगा, जबरदस्ती नहीं होती पार्टनरशिप में, म्यूचुअल होता है। तो पार्टनर्स अग्रीड द वैल्यू ऑफ गुडविल at October 1st, 2014 at $40,000 and decided that no goodwill account should be kept. अच्छा, ये बताओ, ये ट्रीटमेंट 1 है या ट्रीटमेंट 2 है? बताएं जरा, इज दिस ट्रीटमेंट 1 और ट्रीटमेंट 2? कह रहे हैं गुडविल की वैल्यू $40,000 अग्री की है, लेकिन साथ ही साथ पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि कोई गुडविल अकाउंट नहीं रखेंगे बुक्स में। तो सर, दिस इज कॉल्ड ट्रीटमेंट 2। इसका मतलब ये कि जाहिद आ रहा है पार्टनरशिप बिजनेस में, तो जाहिद जो है वो आसिम और तला से कुछ गुडविल खरीदेगा। जाहिद आ रहा है पार्टनरशिप बिजनेस में, ओरिजिनली गुडविल बनाई है आसिम और तलहा ने, तो जाहिद कुछ गुडविल खरीदेगा। आगे देखिएगा, कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2014 जाहिद पेड $20,000 into the firm's बैंक अकाउंट एज कैपिटल। कह रहे जब 1 अक्टूबर को जाहिद आया, तो जाहिद ने $20,000 बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराए एज कैपिटल। जाहिद लेकर आया $20,000, उसने उसने बिजनेस के पार्टनरशिप के बैंक अकाउंट में डलवा दिए, ये उसका कैपिटल है। कह रहे ऑन द सेम डे आसिम लेंड द पार्टनरशिप $20,000। कह रहे उसी दिन, सेम डे, बिल्कुल उसी दिन, सेम डे, आसिम ने लेंट मतलब उधार, पार्टनरशिप को लोन दिया 20,000। अपने ही पार्टनरशिप बिजनेस को आसिम ने $20,000 का लोन दे दिया। ही इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। इस लोन पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम, हर साल 10% का लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा, 10% का, $20,000 के लोन पे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा आसिम को हर साल। ठीक है, आगे एग्जामिनर कह रहा है द बैलेंसेस ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट्स वर आसिम 23,000, तलहा 17,000 एंड जाहिद 3,000। तो बता दिया कि सर आसिम, तला और जाहिद की ये ड्राइंग्स हुई हैं, ये ड्राइंग्स हैं इन पार्टनर्स की। कह रहे हैं द न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अच्छा, अब आप नोट करो, आसिम और तला पूरे साल पार्टनरशिप में थे, तो ये उनकी पूरे साल की हैं। जाहिद 3 महीने पहले आया है, तो उसकी 3 महीने की ड्राइंग्स ये हैं। कह रहे हैं नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये बना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 5% पर एनम। नया एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम। अच्छा, जरा मुझे ये बताओ, पुराने एग्रीमेंट की हमें यहां पे सिर्फ एक ही बात बताइए, प्रॉफिट लॉस रेशो। तो क्या पुराने एग्रीमेंट में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नजर आ रहा है? क्या पुराने एग्रीमेंट में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नजर आ रहा है? क्या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नजर आ रहा है पुराने एग्रीमेंट में? क्या कोई सैलरी नजर आ रही है पुराने एग्रीमेंट में? नो सर, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरीज पुराने एग्रीमेंट में, सिर्फ प्रॉफिट लॉस रेशियो है पुराने एग्रीमेंट में। जबकि नए एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम, तलहा की सैलरी है 12,000 पर एनम। अब नए एग्रीमेंट में तलहा की सैलरी भी है, पुराने एग्रीमेंट में किसी की कोई सैलरी नहीं है। और नए एग्रीमेंट में प्रॉफिट लॉस है, तलहा 2/5, आसिम 2/5, जाहिद 1/5। इसका मतलब पहले भी 5 हिस्से हो रहे थे,
अभी भी 5 हिस्से होंगे। फर्क यह है कि पहले आसिम के 3 हिस्से थे प्रॉफिट में, तलहा के 2 हिस्से थे। अब आसिम और तलहा के दो दो हिस्से हैं, जाहिद का 1 हिस्सा है। आपसे एग्जामिनर कह रहा है पार्ट ए में कैपिटल अकाउंट बनाओ, पार्ट बी में इनकम स्टेटमेंट बनाओ, और पार्ट सी में करंट अकाउंट्स बनाओ, ताकि जाहिद के पार्टनरशिप में आने की एडजस्टमेंट्स भी हो जाए और पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बन जाएं, ताकि पता चल सके कि पार्टनर्स ने पूरे साल क्या किया। आसिम और तला ने पहले 9 महीने क्या किया, और आसिम तला जाहिद ने आखिरी के 3 महीने में क्या किया। ये पता चल जाए, बिजनेस को पूरे साल का पता चल जाए। अब बताएं, क्या ये सवाल समझ आ गया?